नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिया डाबी मैम जिन्होंने यूपीएससी 2020 में रैंक 15 हासिल की थी, उनके आंसर शीट को हम देखेंगे। लेकिन सभी न्यू एस्पिरेंट को मैं पहले ही बता दूं, ये जितनी भी कॉपियाँ होती है ये मॉक टेस्ट की कॉपियाँ होती है, रियल एग्जाम की कॉपी नहीं होती हैं। रियल एग्जाम की कॉपी कभी भी बाहर नहीं आ सकती हैं, एग्जामिनेशन से कभी बाहर नहीं आती हैं। लेकिन मैं अभी हाल ही में देख रहा हूँ कि बहुत से यूट्यूब क्रिएटर अभी क्लिक बैट बनाने के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इन कॉपियों को पढ़ते हैं, अगर आप इन कॉपीज़ को एनालाइज करते हैं, तो यकीन मानिए आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा इनसे। आपको ये समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। और आप इतनी ज़्यादा कोचिंग वगैरह करने के बाद में भी इतना नहीं सीख सकते जितना आपसे अपनी कॉपी के माध्यम से सीख सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती हैं। इस वीडियो के अंदर हम मैम की कॉपी को देखेंगे। वैसे मैम का मीडियम इंग्लिश मीडियम था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसको मैं हिंदी में भी आपको डिटेल में समझाऊंगा और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि मैम ने क्या कैसे लिखा है। साथ में मैंने भी शुभम कुमार सर, जो कि यूपीएससी 2020 में फर्स्ट रैंक पे थे, उनकी कॉपी को भी अभी एनालाइज कर दिया है। और जो हिंदी माध्यम में फर्स्ट रैंक पे जो सुनील जी थे, उनकी भी कॉपी को मैंने एनालाइज कर दिया है। तो आप दोनों को देखने के लिए चैनल को विजिट जरूर करना। दोनों को मैंने डिटेल में और काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो उसको भी जाके देखिएगा। और मैं जितनी भी कॉपियाँ दिखा रहा हूँ, अगर आप इनको पाना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप पा सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको हमेशा ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो डालता रहता हूँ। और वहाँ से आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग अपडेट भी मिलती रहेगी। सो दोस्तों, हम एक एक करके आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार कुछ कह रहा है, हाईलाइटिंग द इश्यू एसोसिएटेड विथ पावर डिस्कॉम इन इंडिया, डिस्कस वेदर प्राइवेटाइजेशन डिस्कॉम कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। भारत में विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि क्या डिस्कॉम के निजीकरण से इस संबंध में सहायता मिल सकती है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसको आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत रहेगी, फिर भी मैं आपको कम शब्दों में समझाऊं तो बस मैं इतना कह सकता हूं कि जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाते हुए इससे जुड़े हुए कुछ इश्यूओं को भी आपको समझाना है। साथ में क्या इसको निजीकरण, इसको क्या प्राइवेट हाथों में देने से क्या इसके संबंध में कुछ सहायता मिल सकती है, इसके बारे में लिखना है। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को आंसर के तौर पर लिखते वक्त आप उसकी शुरुआत 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप उसके इतिहास से करें, या फिर उससे जुड़े हुए करंट इश्यू से कर सकते हैं, या फिर उसकी परिभाषा या फिर उसके काम करने की प्रणाली से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप इंट्रो लिख सकते हैं। कई बार आपकी कमेंट आती है कि इंट्रो कैसे लिखा जाए, तो इसके संबंध में आपको बता दूं कि इन 3 तरीकों से आप अगर आंसर को लिखेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आपका आंसर इफेक्टिव होगा। सो दोस्तों, हम मैम ने कैसे लिखा उसको देखते हैं। Majority of the electricity distributed in India is through public discom. However, the power discom face certain challenges such as। इसको हम हिंदी में देखें तो मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंडिया में काम हो रहा है वो पब्लिक डिस्कॉम के माध्यम से किया जा रहा है। पब्लिक डिस्कॉम यानी कि गवर्नमेंट के हाथों से किया जा रहा है। और इसको इंडिया के अंदर काम करने के तरीके में कुछ निम्न प्रकार के चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इसकी परिभाषा के तौर पे मैम ने लिखा है। अब हम सीधा इसके आंसर के तौर पे बढ़ते हैं। जो सबसे पहले मैम ने जो समझाया है वो इस प्रकार है। जो पहला पॉइंट लिखा है, हाई नंबर ऑफ लॉसेज एंड एक्यूमुलेशन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका अर्थ यही हुआ कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर लॉसेज भी देखने को मिल रहे हैं। जो दूसरा मैम ने लिखा है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी टू रूरल एंड रिमोट रीजन रिजल्टिंग इन मैनी हाउस होल्ड विदाउट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसा कि देख पा रहे हो कि बहुत से ग्रामीण एरियो में आपको जो भी रिमोट एरिया है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस देखने को नहीं मिलती है। और ये बात कहीं और तो कहने की बड़ी बात है, लेकिन जैसे राजस्थान के भी बहुत से ऐसे गांव है जहाँ पे आपको दिन में भी कई बार आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिलती है। तो ये समस्या बार बार देखने को मिल रही है। ये मैम ने करंट के इश्यू को भी दिखा। साथ में तीसरा जो तरीका लिखा है वो यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज। एक तीसरा कारण ये भी है, इसके अंदर समस्या देखने को मिल रही है। जो चौथा इसके अंदर समस्या देखने को मिल रही है, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नो सर्व पेनल्टीज टू पनिश गिल्टी। इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही है और इनके ऊपर कोई भी उचित कार्रवाई भी नहीं हो रही है इनको पनिश करने के लिए। 5वां पॉइंट जो लिखा है, यूज AT&C लॉसेज। इसको AT&C लॉसेज इन डिस्कॉम, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ तो AT&C लॉसेज क्या है। तो AT&C लॉसेज के बारे में आपको कम शब्दों में बताऊँ तो एरेगेंट, टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज। इसके अंदर जो नॉर्मल जो लॉसेस किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे थेफ्ट का और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लॉस का, जो नॉर्मली जितने भी लॉस होते हैं इसको सब इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, AT&C लॉसेज। आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैम ने हर जगह पे अंडरलाइन किया हुआ है। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है, इसका इतना इफेक्ट पड़ता है कि जैसे कि AT&C लॉसेज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी स्टूडेंट को इसको पहली मरतबा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसे पॉइंट को अगर आप अंडरलाइन करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है,
तो जब एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ेगा तो उस समय उसके आंखों में सबसे पहले यही वर्ड दिखेंगे और इससे आपको काफ़ी अच्छे आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि ये मैक्सिमम चांस में ये कहा जा सकता है कि जो एग्जामिनर होगा वो आपका पूरी कॉपी को पढ़ने का उसके पास में टाइम होता नहीं है, वो सिर्फ पहली नज़र में आपको भाप लेता है कि उसने आंसर कैसा लिखा है। तो उस दौरान आप ऐसे पॉइंट को बना सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। हम 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेज मैन पावर एम्प्लॉयड रिजल्टिंग इन मोर लॉसेज। जरूरत से ज़्यादा मैन पावर का हम काम मतलब कि लगे हुए हैं, जहाँ पे ये जहाँ जिस जगह पे 2 व्यक्ति की जरूरत है वहाँ पे 3 व्यक्तियों का काम हो रहा है और 3 लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लॉस हमारे गवर्नमेंट को हो ही रहा है। टू एड्रेस द अबव प्रॉब्लम उदय स्कीम वाज इंट्रोड्यूस। इन सारे समस्या को सॉल्व करने के लिए उदय स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके जो भी आपका पोर्शन होगा उसके अंदर स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर तो आपके इकोनॉमी जैसे पेपर में। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप पढ़ते जाइएगा। और आई थिंक ये भी जो पेपर है ये पेपर 3 से आई थिंक रिलेटेड है मुझे, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा हुआ नहीं था शुरुआत में कौन सा पेपर है ये। उदय स्कीम वाज इंट्रोड्यूस प्राइवेटाइजेशन ऑफ, और उसके बाद में जो लिखा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्कॉम इज अनदर सॉल्यूशन, इट कैन बी बेनिफिशियल एज। प्राइवेटाइजेशन एक दूसरा सॉल्यूशन है और उसके कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मली हमारे टाइम में जो स्टूडेंट है, जो आप न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से हम जुड़े रहते हैं, उसके अंदर जो हम देखते हैं कि कुछ जगह पे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बेकार है, और कहीं पे आपको मिलेगा कि प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी भी है। तो दोस्तों यूपीएससी के मेंस के अंदर जब भी आप आंसर लिखिए तो कभी भी एब्सोल्यूट सेंस में कोई भी अपना मत न दीजिए। एब्सोल्यूट सेंस में कहने का अर्थ ये है कि आप ना तो इसके पक्ष में ना इसके पक्ष में मीडिएटर का अगर आप बात सोच करेंगे, अगर आप मीडिएटर बन के काम करेंगे तो आप यकीन मानिए आप काफ़ी अच्छा तरीके से काम कर सकते हैं। आपको क्या पता कि एग्जामिनर किस पक्ष में है और एग्जामिनर की सोच क्या कहती है। इसके कारण मैं आपसे बोलूँगा कि हमेशा उसी तरीके से लिखिए कि इसके अंदर अगर आप प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसके फ़ायदे भी बताइए, नुकसान भी बताइए, और साथ में आप इसका कंक्लूजन बताइए। उसके अंदर भी आप आपका एब्सोल्यूट कोई भी आंसर मत दीजिए, हमेशा बीच वाला पद सोच कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अब इसका मैम ने जो बेनिफिशियल लिखी है वो किस प्रकार है, वो इस प्रकार है कि इट मे हेल्प ब्रिंग एफिशिएंसी इन द डिस्कॉम फंक्शनिंग विथ बेटर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये नॉर्मल सी बात है कि जब प्राइवेटाइजेशन के हाथ में आएगा तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जहाँ पे मैन पावर की कम जरूरत होगी वहाँ पे कम मैन पावर लगेगा, उसका मैनेजमेंट सही होगा, उसकी फंक्शन सही होगी। सो नॉर्मल पॉइंट है ये। और जो इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो है, ये मैं पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लॉस मेकिंग यूनिट में शट डाउन सेविंग राइज टू न्यू एफिशिएंट यूनिट रिजल्टिंग इन कॉम्पिटिटिवनेस एंड राइज इन रेवेन्यू। अगर हम जो लॉस मेकिंग यूनिट है इसको शट डाउन कर दें और जो न्यू एफिशिएंट यूनिट है उनको भी लगाए तो इसके माध्यम से एक देखिए तो एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है उससे कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ेगा। इसके बाद में जो मैम ने आंसर लिखा है, जो इसका कंक्लूजन के तौर पर लिखा है, उसके अंदर उन्होंने इसका डिसएडवांटेज भी लिखे हैं, इसके नुकसान भी लिखे हैं। हाउ एवर प्राइवेटाइजेशन कैन आल्सो बी डिसएडवांटेजेस एज द ट्रैफिक में बिकम हाई एंड इलेक्ट्रिसिटी अनअफोर्डेबल फॉर पुअर हाउस होल्ड। इलेक्ट्रिसिटी निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन के हाथ में जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी। जो सेकंड पॉइंट मैम ने लिखा है वो इट कैन लीड टू मोनोपोली एंड प्रेडेटरी प्राइजिंग प्रैक्टिसेज। और ये जो प्राइवेटाइजेशन के हाथ में आएगा तो इसके अंदर मोनोपोली क्रिएट होगी और शुरुआत में प्राइस को फिक्स कर दिया जाएगा विद्युत के आने से पहले, मतलब कि घरों में जाने से पहले, और वो कहीं ना कहीं आम जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसके बाद में जो मैम ने कंक्लूजन लिखा है, देयरफॉर इट इज़ द एसेंशियल दैट पावर डिस्कॉम मस्ट बी रिफॉर्म्ड एंड प्रोवाइड पावर टू ऑल। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि मैम ने न इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर लिखा, न कुछ इसके बारे में लिखा, सीधा ये कहा कि इसको सुधार होना चाहिए और सभी के पास में पावर जानी चाहिए, और एक तरह का काफ़ी अच्छा कंक्लूजन हमने लिखा है। सो दोस्तों हमने एक आंसर को देखा है, थोड़ा सा मैंने डिटेल में दिखाया क्योंकि मैं हमेशा डिटेल में सोचता हूँ कि समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आपको ये कैसा लगता है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस कॉपी को पूरा पाना चाहते हैं, इसके अंदर आप जैसे कि आंसर को देख पा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेज है, और तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, और इसके अंदर आपको सारे आंसर देखने को मिल जाएंगे। एक एक आंसर को पढ़िएगा, और आपको ये ऐसे आंसर कैसे लगते हैं एक बार मुझे कमेंट जरूर करना कि आप नेक्स्ट टाइम भी ऐसे डिटेल में आंसर चाहते हैं, या फिर मैं सिर्फ आपको कॉपी के बारे में हल्की फुल्की जानकारी दूँ, और नेक्स्ट टाइम किस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बनाऊँ और किसके बारे में बताऊँ उसके बारे में मुझे आप जानकारी जरूर देना। सो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में दोबारा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, हम कोशिश करेंगे आंसर देने की, और ऐसे वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।